हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल गोल्डन कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग क्लास 10th विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि F बराबर R/2। एक क्वेश्चन 5 नंबर का मैट्रिक परीक्षा में आना अनिवार्य है। तो चलिए इसको हम लोग बहुत बढ़िया तरीका से सिद्ध करते हैं। तो आइए, सबसे पहले इसको सिद्ध करने के लिए हमको फिगर बनाने पड़ेगा। काहे कि सिद्ध करना है अवतल दर्पण में, तो कौन सा फिगर बनाएंगे? तो अवतल दर्पण का। तो चलिए अवतल दर्पण का फिगर बनाते हैं। ये अवतल दर्पण का फिगर हो गया। अवतल दर्पण कहते हैं जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ, उसी को बोलते हैं अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण का फिगर हो गया। चलो इसको हम एम डैश और इसको एम मान लेते हैं और एक प्रधान अक्ष खींच देते हैं और प्रधान अक्ष खींच कर इसको एक बिंदु मान लेते हैं जिसका नाम क्या है? P। और एक और बिंदु का नाम ले लेते हैं जिसका नाम F। और एक और बिंदु का मान लेते हैं, ये क्या चीज है? C है। जब प्रकाश के किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगा तो फोकस से होकर क्या होगा? पार हो जाएगा। जब प्रकाश के किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो किससे होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। तो इसको हम B मान लेते हैं, इसको हम A मान लेते हैं। अब देखिए तो यहाँ से C से A के बीच में एक हम लोग अभिलंब खींच देते हैं। C से A तक के बीच में क्या खींच देते हैं? अभिलंब खींचते हैं। तो ध्यान से देखिए तो एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है और एक एंगल कहाँ बन रहा है? यहाँ बन रहा है। सबसे पहले इसको लिख देते हैं। तो देखिए तो एम डैश और एम डैश और एम क्या है? अवतल दर्पण है। तो हम यहाँ लिखे हैं कि माना कि एम डैश और एम क्या है? एक अवतल दर्पण है तथा P क्या है? तथा P क्या है? ध्रुव है। और C क्या है? C वक्रता त्रिज्या है तथा BA आपतित किरण है जो दर्पण से परावर्तन के बाद किससे होकर जा रहा है? फोकस से जा रहा है। तथा CA क्या है? अभिलंब है। ध्यान से देखिए तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, जो एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है और एक एंगल कहाँ बन रहा है? यहाँ बन रहा है। तो इसको हम एंगल 1 मान लेते हैं। इसको हम एंगल 1 मान सकते हैं ना? तो इसको हम एंगल 1 मान लेते हैं, इसको हम एंगल 2 मान लेते हैं और इसको हम एंगल 3 मान लेते हैं। तो ध्यान से इस फिगर में देखिए तो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों आपस में बराबर है कि नहीं है? ध्यान से देखिए, एंगल 1 और एंगल 2 दोनों आपस में बराबर है कि नहीं है? बराबर है। काहे बराबर है? प्रकाश के परावर्तन के नियम से एंगल 1 और एंगल 2 दोनों को चाहिए आपस में बराबर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल 1 जो एंगल 1 है से एंगल 2 के, एंगल 1 है से एंगल 2 के क्या है? बराबर है प्रकाश के परावर्तन के नियम से। तो लिख देंगे एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। किसके नियम से? तो परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। दूसरा से देखिए, एक बात समझिए, जब दो समांतर रेखा के एक तिरछी रेखा काटती है, जब दो समांतर रेखा को एक तिरछी रेखा काटती है तो उसका E वाला कोण और उसका A वाला कोण दोनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। जब दो समांतर रेखा को एक तिरछी रेखा काटती है तो A वाला कोण और E वाला कोण दोनों को होता है आपस में बराबर होता है। तो ध्यान से फिगर में देखिए तो अगर आपतित किरण को हम थोड़ा सा बढ़ा दें और प्रधान अक्ष के थोड़ा सा बढ़ा दें और अभिलंब को थोड़ा सा बढ़ा दें तो देखिए तो ये दोनों रेखा को, ये वाला C और ये जो अभिलंब है से काट रहा है कि नहीं काट रहा है? और जब काट रहा है तो अभी तुरंत बताएं कि E वाला एंगल और E वाला एंगल दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो E वाला काट रहा है तो E वाला एंगल और A वाला एंगल दोनों आपस में बराबर होगा। A वाला एंगल और A एंगल दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। किसके कारण से? एकांतर अंतः कोण के कारण। तो यहाँ लिख देंगे कि जो एंगल 1 होगा एंगल 3 के क्या होगा? बराबर होगा। काहे बराबर होगा? एकांतर कोण से, एकांतर अंतः कोण से। तो यहाँ लिख देंगे जो एंगल 1 है जो एंगल 3 के कुछ ही है बराबर है। काहे बराबर है? एकांतर अंतः कोण से, एकांतर अंतः कोण से, एकांतर अंतः कोण से। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं और इसको हम समीकरण
2 मान लेते हैं। तो ध्यान से देखिए समीकरण फर्स्ट और समीकरण 2 में, समीकरण फर्स्ट और समीकरण 2 में जब E वाला एंगल और A वाला एंगल, एंगल 1 और एंगल 2 जब दोनों आपस में बराबर है तो एंगल 2 और एंगल 3 भी आपस में क्या होगा, बराबर है। जब एंगल 1 और एंगल 2 दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो एंगल 2 और एंगल 3 भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण 2 से, समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण 2 से जब ए एंगल और एक एंगल दोनों आपस में बराबर है तो ई वाला एंगल और ई वाला एंगल दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ लिख देंगे कि एंगल 2 जो है से एंगल 3 के क्या है, बराबर है। एंगल 2 जो है से एंगल 3 के क्या है, बराबर है। हम यहाँ सिद्ध करते हैं कि एंगल 2 से एंगल 3 के क्या चीज है, बराबर है। अब आइए फिगर में देखिए तो त्रिभुज ACF, फिगर में देखिए त्रिभुज ACF कुछ ऐसा फिगर बन रहा है। ऐसा देखिए तो ऐसा फिगर बन रहा है, ऐसा फिगर बन रहा है, ऐसा बन रहा है, ऐसा फिगर बन रहा है। देखिए तो ध्यान से, इसको A मान लिए, इसको C मान लिए, इसको F मान लिए। देखिए तो त्रिभुज ACF, त्रिभुज ACF एक चीज और याद रखिएगा, जब त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होता है तो उसको आमने सामने का भुजा भी क्या होता है, बराबर होता है। जब त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होता है तो उसके आमने सामने के भुजा भी बराबर होता है। तो इस त्रिभुज में देखिए तो इस त्रिभुज में ACF में देखिए तो ये वाला कोण और ए वाला कोण दोनों आपस में क्या है, बराबर है। कैसे बराबर है, यहाँ सिद्ध कर दें कि एंगल 2 एंगल 3 के कुछ है, बराबर है। तो यहाँ देखिए तो एंगल 2 और एंगल 3 जब बराबर है तो इसके आमने सामने का भुजा भी क्या होगा, बराबर है। एंगल 2 और एंगल 3 दोनों आपस में बराबर है, इसका मतलब कि इसका आमने सामने का भुजा भी बराबर होगा। तो देखिए तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ACF में, हम लिख सकते हैं यहाँ से कि त्रिभुज ACF में, त्रिभुज ACF में देखिए तो एंगल 2 और एंगल 3 आपस में कुछ ही है, बराबर है। जब त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होता है तो उसका आमने सामने का भुजा भी क्या होता है, बराबर होता है। इसका मतलब एकड़ सामने का भुजा E और एकड़ सामने का भुजा E दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो एंगल 2 के सामने का भुजा क्या है, CF, और एंगल 3 के भुजा का नाम सामने क्या है, तो AF। तो लिखेंगे कि त्रिभुज ACF में जो CF है से AF क्या है, बराबर है। तो यहाँ लिख देंगे तो CF बराबर AF, CF बराबर क्या लिख देंगे, AF। और इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे, इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। अब आगे देखिए फिगर में ये जो आपका बिंदु A दिखाई दे रहा है ये वास्तव में यहाँ नहीं रहता है। ये जो बिंदु A दिखाई दे रहा है वहां नहीं रहता है, आपको समझाने के लिए यहाँ रखा गया है। ये जो बिंदु A है से कहाँ रहता है, बिंदु P के पास रहता है। अब जब बिंदु A है जो बिंदु P के पास आ जाएगा तो PF और AF दोनों क्या होगा, बराबर हो जाएगा। काहे बराबर हो जाएगा, काहे कि दर्पण का द्वारक वास्तव में इतना बड़ा नहीं है, आपको समझाने के लिए हम इतना बड़ा बनाए हैं। तो अगर सचमुच में बनेगा तो बिंदु A है जो बिंदु P के कुछ हो जाएगा, पास में आ जाएगा। तो जब बिंदु A बिंदु P के पास में आ जाएगा तो देखिए तो PF बराबर AF हो जाएगा। जब बिंदु P बिंदु A के पास आ जाएगा तो देखिए तो PF और F दोनों को बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। है बराबर हो जाएगा, काहे कि दर्पण के द्वारा क्या है, बहुत छोटा है। तो हम यहाँ रीजन लिखेंगे कि चूंकि दर्पण के द्वारा बहुत छोटा है इसलिए बिंदु A बिंदु P के क्या है, काफी नजदीक है। लिखेंगे कि दर्पण के द्वारा बहुत छोटा है इसलिए बिंदु A बिंदु P के क्या है, काफी नजदीक है। तो लिखेंगे चूंकि दर्पण के द्वारक बहुत छोटा है, दर्पण के द्वारा कुछ है बहुत छोटा है। तो दर्पण के जब द्वारा की पूरा छोटा हो जाएगा तो बिंदु A कहाँ आ जाएगा, बिंदु P के पास। तो दर्पण के द्वारा छोटा है तो बिंदु जब A P के पास आ जाएगा तो PF और AF दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं इसलिए बिंदु A बिंदु P के काफी निकट है, बिंदु P के काफी
निकट है। जब बिंदु A बिंदु P के काफी निकट है, इसका मतलब कि यहाँ आ जाएगा, कुछ समय के बाद यहाँ आ जाएगा, बिंदु A कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। जब यहाँ आ जाएगा तो बिंदु जो P है और F है वो कुछ हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और बिंदु A है और F है जो दोनों कुछ हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे कि AF जो है से PF के कुछ हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो AF जो है से PF के कुछ हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और इसको हम समीकरण 4 मान लेंगे। इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे, 4 मान लेंगे। अब ध्यान से देखिए तो समीकरण 3 और 4 में तो यहाँ लिखेंगे समीकरण, यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 3 और 4 में, समीकरण 3 और 4 में ध्यान से देखिए तो जब AF और AF दोनों आपस में बराबर है तो PF और CF भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। समीकरण 3 और 4 में देखिए जब AF और AF दोनों आपस में बराबर है तो PF और CF भी कुछ होगा, आपस में बराबर होगा। तो यहाँ हम लिख देंगे समीकरण 3 और 4 से कुछ, जब AF बराबर है तो PF CF भी क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लिख देंगे PF बराबर क्या हो जाएगा, CF। PF बराबर क्या हो जाएगा, CF। वास्तव में हमको यही सिद्ध करना था और इसी को सिद्ध करने के लिए हम इतना किए। अगर ये हमको पता रहता तो सिद्ध करना कोई जरूरी नहीं था। अब हमको पता चल गया कि जो PF है से क्या है, CF के बराबर है। तो फिगर में देखिए तो PF और CF दोनों के बीच का दूरी क्या है, PF और CF के बीच की दूरी कुछ है, PC। PF और CF के बीच की दूरी क्या है, PC। PF और CF के बीच की दूरी क्या है, P और C है, क्या है, P और C है। और देखिए तो अगर जब P और C हमको निकाले रहेगा तो PF और CF दोनों को करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। जब हमको PC निकालने के लिए रहेगा तो PF और CF जब दोनों के जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, PC। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि PF प्लस क्या हो जाएगा, CF। जब PF और CF दोनों के जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, PC निकलेगा। अब देखिए तो वास्तव में P और C क्या है, वास्तव में P और C क्या है, तो P और C वक्रता त्रिज्या है। P और C क्या है, वक्रता त्रिज्या है। और वक्रता त्रिज्या को सूचित किससे करते हैं, R से। किससे सूचित करते हैं, R से। तो PC के जगह कितना लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं। PC के जगह कितना लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं। अब देखिए तो हम यहाँ सिद्ध कर दिए हैं कि PF जो है CF के कुछ है, बराबर है। जो PF है CF के कुछ है, बराबर है। तो CF के जगह हम PF लिख सकते हैं, कि PF और CF दोनों कुछ है, बराबर है। तो यहाँ देखिए तो PF प्लस क्या हो जाएगा, PF हो जाएगा। PF प्लस क्या हो जाएगा, PF। अब देखिए तो यहाँ क्या निकलेगा, R बराबर क्या हो जाएगा, 2PF। R बराबर क्या हो जाएगा, 2PF। और ध्यान से देखिए तो P और F के बीच की दूरी क्या है, फोकस है। P और F के बीच की दूरी क्या है, फोकस दूरी। और फोकस दूरी को सूचित किससे करते हैं, F से। P और F के बीच की दूरी क्या है, फोकस है। और फोकस दूरी को किससे सूचित करते हैं, F से। तो यहाँ लिख सकते हैं R बराबर 2F का है। P और F के बीच की दूरी कौन सी है, फोकस दूरी। और फोकस दूरी कौन सी लिखेंगे, F से। R बराबर 2F। एक तो सिद्ध हो गया R बराबर 2F, एगो सिद्ध हो गया कि R बराबर 2F। तो अब यहाँ से देखिए तो दो कोची में है, यहाँ F के साथ गुना में है तो फिर कोची में हो जाएगा, भागा में। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि F बराबर R/2, F बराबर R/2। यहाँ कोची हो गया, सिद्ध हो गया। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा।